जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की और टॉपिक हमारा चल रहा है प्राचीन भारत में महाजनपद युग। ठीक है, महाजनपद काल को हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली महाजनपदों को पढ़ रहे हैं। तो महाजनपदों को पढ़ने से पहले आप ये समझो कि महाजनपद चीज़ क्या है, क्या चीज़ है ये महाजनपद। तो इसको समझने से पहले आपको वैदिक सभ्यता को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वैदिक सभ्यता को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में एक परंपरा थी जन की। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में सामाजिक इकाई जब हम पढ़ रहे थे या राजनीतिक इकाई, तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो यूनिट थी वो जन थी। जैसे सबसे छोटी यूनिट थी कुल या परिवार, बहुत सारे कुल या परिवार मिलते थे तो बनता था ग्राम, बहुत सारे ग्राम मिलते थे तो बनता था विश्व, और बहुत सारे विश्व मिलते थे तो बनता था जन। तो जन सबसे बड़ी इकाई थी उसकी। ठीक है, समय बदला, उत्तर वैदिक काल में जब हम आए तो जन और बड़ा हो गया और जन बन गया जनपद। उत्तर वैदिक काल से और आगे बढ़े तो मौर्य काल के आसपास, या बेसिकली मौर्य काल से थोड़ा पहले ही जनपद और बड़े हो गए और क्या बन गए, महाजनपद। तो बेसिकली ये उसी महाजनपद की बातचीत चल रही है। ठीक है ना। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये 2 बुक्स आप देख लो जिनसे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखना, और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। तो पेपर में या तो सीधे सीधे नाम देकर पूछेगा कि बताइए किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय, और किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो आप आंसर करोगे भगवती सूत्र। जैसे पूछे वैसे आंसर कर देना। अच्छा, एक चीज़ में और समझ लो कि ये जो 16 महाजनपद है, इसमें 10 गंगा घाटी में है तथा 6 गंगा घाटी के बाहर है। ठीक है ना। हाँ, आगे देखो जरा। संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। महावस्तु में गांधार की जगह शिव तथा कंबोज की जगह दर्शना का उल्लेख हुआ है। इस पॉइंट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमने पहले जो है पढ़ा है। चुल्ल निर्देश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग जोड़ दिया गया है तथा गांधार के स्थान पर यौन का उल्लेख है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तमिल ग्रंथ शिलप्पादिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स तथा अवंती का उल्लेख हुआ है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें 22 जनपदों का विशेष रूप से नाम आता है। ठीक है ना। अच्छा, जो अष्टाध्यायी में महाजनपदों के नाम आए उनको देख लो। सिंधु, अश्मक, कंबोज, भरत, यौधेय, व्रजी, कलिंग और प्राच्य। ठीक है ना। महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत में 250 महाजनपदों का उल्लेख है। बस पढ़ना भर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे देखो। ये जो 16 महाजनपद है, इसमें 14 थे जनतंत्रात्मक, यानी बेसिकली यहाँ पे राजा का सिस्टम था और राजा एक ही परिवार से चुना जाता था। लेकिन 2 महाजनपद थे गणतंत्रात्मक, हालांकि इनमें भी राजा होता था, लेकिन वो राजा जनता के द्वारा चुना जाता था। ये महत्वपूर्ण बात है। कौन कौन से थे, वज्जी और मल्ल। अच्छा, जिनमें राजा का चुनाव एक ही परिवार से हो रहा है, उनमें 4 सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे मगध के, कौशल के, वत्स के और अवंती के। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, ये जो 16 महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 16 में से 8 तो यूपी में ही थे। 16 में से 8 कौन कौन से थे, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए जरा। पहला है काशी, दूसरा है कौशल, तीसरा है वत्स, चौथा है मल्ल, 5वां कुरु, 6वां पांचाल, 7वां शूरसेन और 8वां चेदी। इनकी हम लोकेशन भी अभी देखेंगे, ये कहाँ पे पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, सबको देखेंगे। ठीक है, आगे देखो। उत्तरी बिहार का वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिला अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ध्यान रखना, भागलपुर और मुंगेर बिहार के। इनकी राजधानी थी चंपा। महाभारत और पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। ध्यान रखना, चंपा का प्राचीन नाम। बुद्ध के समय के भारत के 6 महानगरों में चंपा भी शामिल था, यानी चंपा एक बड़ा नगर था उस समय का। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से थे वो 6 महानगर?
देखो जरा, भगवान बुद्ध के समय के चंपा, साकेत, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह और वाराणसी। ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है दीर्घ निकाय, उसके अनुसार जो चंपा शहर है इसका वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार है महागोविंद। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। चंपा शहर का वास्तुकार कौन है, महागोविंद है। ठीक है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वैशाली के जो लिच्छवी हैं इन्होंने दुनिया का पहला डेमोक्रेसी बनाया, रिपब्लिक जो है इन्होंने अपना कंट्री बनाया था भारत में। सूत्र निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहकर पुकारा गया है, थोड़ा संस्कृत नाम दे दिया है। ठीक है, आगे देखिए। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बाणभट्ट के हर्षचरित में मौर्यकालीन वैदरथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है। हाँ, आगे देखिए। उत्खननों के आधार पर पता चला है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, एक आध दो वीडियो बना करके मैं इस पूरे टॉपिक को कवर करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में सवाल आ जाता है। देखिए, पहला तो सवाल पेपर में इनसे सीधे सीधे यही पूछ लेता है कि आपको महाजनपद देगा, ठीक है, और उसकी सीधे सीधे आपसे राजधानी पूछ लेगा। डायरेक्टली, ज़्यादा कुछ नहीं है, महाजनपद और उसकी राजधानी। लेकिन थोड़ा सा कभी कभार क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए कुछ अंदर से भी इंफॉर्मेशन जो है निकाल लाता है, तो हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत होगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला जो महाजनपद है हमारे पास, उसका नाम है साथियों अंग। ठीक है, जो पहला महाजनपद है वो है अंग। इसकी राजधानी देखिए, राजधानी है इसकी चंपा, जिसका प्राचीन नाम है मालिनी। लोकेशन कहाँ है आज के हिसाब से अगर हम देखें तो आज के हिसाब से इसकी लोकेशन है भागलपुर, बिहार में। ठीक है, और अंग महाजनपद के जो प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं चंपा, अश्वपुर और भद्रिका। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात है कि बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित करके अंग को मगध में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो अंग आने वाले टाइम में मगध में मिल जाएगा। फिर है हमारे पास अवंती। अवंती की राजधानी देखिए उज्जैन और माहिष्मती। माहिष्मती जो है आपने जरूर से सुना होगा, मूवी आई थी कुछ समय पहले, बाहुबली आई थी ना, उसमें शहर का उल्लेख था। तो मैं आपको बता दूं वो शहर काल्पनिक नहीं है। हाँ, जो उसमें दिखाया गया है वो तो काल्पनिक है, बट जो नाम उसमें इस्तेमाल हुआ है वो वास्तविक है। उज्जैनी नाम, मतलब माहिष्मती नाम का वास्तविकता में एक शहर हुआ करता था एमपी में। क्षेत्र हम देखें तो क्षेत्र आप देख रहे हैं उज्जैन से लेकर नर्मदा तक, बेसिकली एमपी में। महत्वपूर्ण बात क्या है कि महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्धा के समय में यहाँ का शासक जो था उसका नाम था चंड प्रद्योत। ठीक है, ध्यान रखना। प्रमुख शहर अगर हम देखें अवंती के तो ये हैं कुरारगढ़, मक्करगढ़ और सुदर्शनपुर। ये इंपॉर्टेंट सिटी हैं अवंती के। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, पुराणों के अनुसार अवंती के शासक हेयक वंश के लोग थे। ठीक है, बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि चंड प्रद्योत को हो गया था पीलिया। तो चंड प्रद्योत पीलिया नामक बीमारी से ग्रसित था और उसका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने वैद्य जिसका नाम था जीवक उसको भेजा। और लास्ट पॉइंट देखिए इसमें, अवंती महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती इसकी राजधानी थी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी थी माहिष्मती। ठीक है, बुद्ध काल में अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। चलिए अगला महाजनपद देखते हैं साथियों। अगला महाजनपद है हमारे पास वत्स। वत्स की लोकेशन देखिए आज के समय में कहाँ है, इलाहाबाद, मिर्जापुर, और राजधानी थी इसकी साथियों कौशाम्बी। ध्यान रखना, राजधानी इसकी क्या थी, कौशाम्बी, जो आज भी यूपी का एक जिला है। शासक अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध और बिंबिसार के समय में यहाँ का जो शासक था वो था उदयन। ठीक है, उदयन का चंड प्रद्योत और अजातशत्रु के साथ इनका संघर्ष रहा, इनका युद्ध चलते रहते थे।
और चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से बाद में कर दिया था। गौतम बुद्ध का एक शिष्य जिसका नाम था पिंडोल या पिंडोला, उसने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और बाद में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया और अंततः शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे मगध में मिल जाएंगे, इसीलिए मगध बनेगा पहला साम्राज्य। अगला देखते हैं। अगला महाजनपद है साथियों हमारे पास अश्मक। अश्मक की लोकेशन देखिए आज के समय में कहाँ है, तो इसकी जो लोकेशन है प्रेजेंट में ये है नर्मदा और गोदावरी के बीच में, बेसिकली आंध्र प्रदेश में। राजधानी थी इसकी पोटन या पैठान, ध्यान रखना, पोटन या पैठान या प्रतिष्ठान भी इसको बोलते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात सबसे ये है इसके बारे में कि यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। बाकी तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 16 महाजनपदों में से 8 तो यूपी में ही थे। तो ध्यान रखना दक्षिण में एकमात्र महाजनपद यही था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा की गई थी। जातक कथाओं के अनुसार यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य में मिलाया, और कालांतर में अवंती ने अश्मक पर विजय हासिल करी। ठीक है, और अश्मक समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है हमारे पास अगला महाजनपद काशी। काशी देखिए, काशी की प्रेजेंट लोकेशन क्या है, तो प्रेजेंट लोकेशन काशी नाम से स्पष्ट है, वाराणसी। राजधानी क्या थी इसकी, बनारस या वाराणसी। और काशी का जो संस्थापक है ये है ध्रुवोदास इसका संस्थापक है काशी का। काशी का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय में ही काशी मगध का हिस्सा बन गया, यानी अंत में मगध रह गया, सब समाप्त हो गए। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ और राम काशी के राजा थे। ठीक है, जातक कथाओं के अनुसार की बात कर रहे हैं हम। काशी वरुणा और असी नदियों के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखना, 2 नदियों के संगम पर है, वरुणा और असी, और दोनों को मिला दोगे, एक कर दोगे तो बन जाएगा वाराणसी, है ना। काशी प्राचीन काल में सूती वस्त्र और अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, और काशी का सबसे शक्तिशाली राजा था ब्रह्मदत्त। ठीक है, काशी को जैसे आप देखोगे तो काशी क्यों फेमस है, तो साथियों काशी फेमस है अपने घाटों के लिए, गंगा के लिए। काशी के बारे में कहा जाता है भौगोलिक रूप से अगर आप देखोगे तो काशी में गंगा उल्टी बहती है। मतलब कैसे कि नॉर्मली कभी आप मैप देखना गंगा का, तो गंगा इस तरीके से बह रही है, लेकिन जैसे ही काशी आता है तो इस तरीके से बहने लगती है ये, और यहीं पर बसा हुआ है काशी। ठीक है, ये जो लोकेशन बनेगी ये काशी की हो जाएगी। तो यहाँ पर मरने का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं काशी में जिन लोगों की मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने कुछ महाजनपदों की बात करी। अगले वीडियो में सारे के सारे महाजनपद हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों, कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।